नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें अब तक जीके, रीजनिंग और बस्तर जिले के 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं मैंने। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं आपको साथ में। और आज का विशेष टॉपिक रहेगा, जब जो भी हमने अब तक पढ़ा बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला से संबंधित, उसको हम कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस सेशन के एंड तक बने रहिए, आपका सिलेबस बहुत सारा कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं आज छत्तीसगढ़ का लोकल जी के क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, बस्तर दशहरा के प्रारंभकर्ता कौन थे। तो पूछा जा रहा है बस्तर दशहरा के बारे में। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, लास्ट लेक्चर जिसमें मैंने बस्तर दशहरा के बारे में बताया है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस्तर दशहरा के प्रारंभकर्ता कौन है। तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम देव के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। कब? 1400 ईस्वी से लेके 1409 ईस्वी के की बात की जा रही है। पुरुषोत्तम देव जिन्होंने इस प्रथा को चालू करी थी। छत्तीसगढ़ में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है बस्तर दशहरा। लगभग 75 दिन इस पर्व को मनाया जाता है, जिसमें कुल 13 रस्म होते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा की शुरुआत कब होती है। बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है श्रावण अमावस्या के दिन, हरेली पर्व श्रावण अमावस्या। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों तक मनाया जाता है, 75 डेज तक इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस दिन होता है। श्रावण अमावस्या के दिन यह प्रारंभ होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का समापन कब होता है। इसके प्रारंभकर्ता, जब हमने देखा कि प्रारंभकर्ता कौन है, यहाँ पे पुरुषोत्तम देव, और यह प्रारंभ कब होता है, श्रावण अमावस्या के दिन। और इसकी समापन की बात की जा रही है तो ये होगा अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन इसका समापन होता है बस्तर दशहरा का। अगला क्वेश्चन, प्रमुख रस्म कितने दिन तक चलता है। कुल 13 दिन तक यह रस्म चलता है। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का पहला कार्यक्रम क्या कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, पहला दिन जो पहला कार्यक्रम कहलाता है पाट जात्रा। ये यात्रा नहीं होगा, ये पाट जात्रा कहलाएगा, जिसमें लकड़ी की पूजा की जाती है। बस्तर दशहरा में जिस रथ का उपयोग किया जाता है, उसमें यह रथ को बनाया जाता है, जिसमें रस्सी, लकड़ी तथा लोहे का उपयोग किया जाता है। उसी रथ को पूरे जगदलपुर नगर में भ्रमण कराया जाता है। तो इस रथ में प्रमुख जिस लकड़ी का यूज़ होता है, उस लकड़ी को यूज़ करने से पहले इसकी पूजा की जाती है, जिसका विवरण इस पाट जात्रा में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह पहला कार्यक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अंतिम रस्म कौन सी होती है। अंतिम रस्म मुरिया दरबार होती है। अंतिम रस्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अंतिम रस्म होगा मुरिया दरबार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एनएमडीसी एग्जाम साथ ही साथ आपके पीएससी व्यापम में भी पूछा जा सकता है। तो जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, यह रस्म के बारे में जो प्रथम और आखिरी रस्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यानी आगामी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, तुपकी का क्या उपयोग है। तुपकी की बात की जा रही, जो कि बंदूक के आकार की तरह होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका इमेज दिखाया था। अगर जिस किसी ने भी यह नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तुपकी का उपयोग किया जाता है। तुपकी का निर्माण किस जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए, जब बस्तर दशहरा, खासकर अगर हम बात करें रथ या लकड़ी या फिर जिस किसी का भी यंत्र या फिर जो भी उसमें यूज़ होते हैं, खासकर विशेष जनजाति इसमें भाग लेते हैं, जैसे भतरा या फिर गोंड जनजाति या फिर धुरवा जनजाति। तो इसमें तुपकी का जो निर्माण करते हैं, खासकर धुरवा और भतरा जनजाति, धुरवा और भतरा जनजाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मरवा नहीं होगा, यहाँ पे मवरा ना होकर भतरा होगा। तो धुरवा एवं भतरा जनजाति के द्वारा तुपकी का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस दिन होता है। बात कर रहे हैं बस्तर दशहरा के प्रारंभ की। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, श्रावण अमावस्या के दिन इसका प्रारंभ होता है। बस्तर दशहरा प्रारंभ किसने किया था। पुरुषोत्तम देव ने किया था। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा रथ खींचने वाली रस्सी कौन से गांवों के लोग बनाते हैं। देखिए, जब रथ का निर्माण किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको लकड़ी, तो पहले कार्यक्रम में पाट जात्रा जिसमें लकड़ी की पूजा की जाती है, उसकी ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। और उस जो रथ को खींचने के लिए जो रस्सी जो खींचते हैं, कौन से गांव वाले खींचते हैं, तो यहाँ खासकर आपके करंजी, सोनाबाल, केशपाल के ग्राम के निवासी लोग इस दशहरा रथ की रस्सी को खींचते हैं।
और खासकर इसमें जो लकड़ी बनाते हैं या फिर लोहा काम करते हैं, तो उमरगांव, ठीक है, आपको याद रखना है, उमरगांव से बेड़ा उमरगांव, झारा उमरगांव के लोग जैसे बढ़ई का काम करते हैं, बेड़ा उमरगांव जो कि लोहार का काम करते हैं। तो सभी को अलग अलग प्राथमिकता दी गई है, सभी इसमें नगरवासी इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तुर्की का निर्माण किस जनजाति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, धुरवा एवं भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, एक ही पीपीटी में या फिर एक लेक्चर में आपके 2 बार इस क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का पहला कार्यक्रम कौन सा होता है? पाट जात्रा का होता है। अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, यानी आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। पाट जात्रा, ये जो यात्रा लिखा है ध्यान देंगे, ये होगा पाट जात्रा। पाट जात्रा का अर्थ क्या है? यानी पाट जात्रा का अर्थ होता है कि रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा को कहा जाता है पाट जात्रा, जो कि पहला कार्यक्रम कहलाता है। लकड़ी लाने की जिम्मेदारी किन गांवों की होती है? देखिए, अब पाट जात्रा यानी हम जब रथ की बात करते हैं, रथ में अगर आपको मैं इमेज दिखाता हूं अभी और अच्छे से क्लियर होगा, बस देखिए, ये एक इमेज को आप गौर से देखेंगे, इसमें रस्सी कुछ लोगों के द्वारा खींचा जा रहा है, साथ ही साथ इस रथ का निर्माण किया गया है, यानी इसको बनाया गया है, इसमें लकड़ी लोहा का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ इसी रथ को पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। रस्सी खींचने वाले को विशेष जनजाति होती है, साथ ही साथ इनको अलग उत्तरदायित्व होता है इनका, रस्सी खींचने वालों का और बनाने वालों का। तो इसी रथ के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। इसी के ऊपर यह आज का जो सीरीज चल रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि लकड़ी लाने की जिम्मेदारी, यानी रथ को बनाने से पहले लकड़ी लाने की जिम्मेदारी होती है अगर वारा कचोरा पार्टी के द्वारा जो लकड़ी है लाया जाता है, उसी से ही रथ का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रथ बनाने वाले बढ़ई किस गांव के होते हैं? देखिए, रथ बनाने वाले बढ़ई की बात करें तो झार उमर गांव, ये उसमर गांव लिखा हुआ है, ये उमर गांव होगा, इसको ध्यान देंगे, उमर गांव, ठीक है। उमर गांव के लोग जो कि लकड़ी लाने का जो काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, उमर गांव लकड़ी लाने का काम करते हैं। अगरवारा कचोरा पार्टी, इन्होंने लाया लकड़ी, उमर गांव वाले ने बनाया रथ लकड़ी के थ्रू, ठीक है। डेरी गड़ई रस्म किस स्थान पर होती है? देखिए, मैंने आपको बताया था डेरी गाड़ना मतलब डेरी, आप छत्तीसगढ़ में सुनेंगे, जिस लकड़ी की टहनी को कहा जाता है, यानी वो पेड़ की टहनी को डेरी कहा जाता है। साथ ही साथ ये कौन सी डेरी यानी कौन सी टहनी की बात करते हैं? साल वृक्ष की टहनी को लगाया जाता है सिरहासार भवन में। इसी सिरहासार भवन में जो उस समय मुड़िया जनजाति या माझा जनजातियों का पहली सभा बैठी गई थी। कब? 8 मार्च 1876 में पहली सभा की बैठक हुई थी। कौन से भवन है? इसी सिरहासार भवन में, जो कि जगदलपुर में स्थित है और बस्तर संभाग के अंतर्गत, बस्तर जिला के अंतर्गत यह जगह आता है, जहाँ पे डेरी गड़ई रस्म की जो गड़ई रस्म है यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, काछन देवी की गद्दी किससे बनाई जाती है? हम बात कर रहे हैं काछन देवी को। आपने अगर दशहरा का जो लेक्चर मैंने बताया है उसमें क्लियर इमेज के साथ आपको दिखाया है काछन देवी की जो गद्दी के बारे में, कौन सी कन्या, कितने वर्ष की कन्या, 9 वर्ष की कन्या, ठीक है। मृगान कन्या वर्ष, जो कि 9 वर्ष की कन्या है मृगान, उनके ऊपर क्या आती है? काछन देवी जो कि माता आती है। और इसकी जो गद्दी बनाई जाती है खासकर बेल बूटों के कांटों से इस गद्दी को बनाया जाता है। आप अगर जब तक इमेज नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरे सेशन पे जाइए बस्तर दशहरा, जो कि आपको श्रेष्ठ एकेडमी में मिलेगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा की शुरुआत किस देवी की पूजा से होती है? देखिए, बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है काछन देवी की पूजा से। काछन देवी की पूजा से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन बस्तर दशहरा किस देवी को समर्पित करता है पूछेगा आपसे, तब लेना है आपको दंतेश्वरी देवी को समर्पित करता है, तब उस केस में आपको आंसर ये वाला लेना है। लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर खासकर बस्तर दशहरा की शुरुआत किस देवी की पूजा से होती है? तो काछन देवी की पूजा से होती है। इसमें इसलिए पूजा किया जाता है जो कि जनजाति, जैसे कि आप कोई भी अपने घर में या फिर परिवार में कोई अच्छा नया कार्य चालू करते हैं तो उस समय अपने कुल देवी की पूजा करते हैं ताकि उस कार्य के अंतराल में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, तो निर्विघ्न समाप्त हो इस दशहरा की, यानी बिना बाधा के इस दशहरा जो है कंप्लीट हो, इसलिए कुल देवी यानी काछन देवी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, रैला पूजा किस जाति की महिलाएं करती हैं? रैला पूजा, अगर आपने मेरा ये लेसन सुना होगा इससे पहले बस्तर जिला को जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जो कि काकतीय वंश के वंशज जैसे प्रताप
प्रताप कुमार देव, अन्नम देव तथा रेला देवी। उसी रेला देवी के बारे में बात किया था मैंने, जिसमें बस्तर दशहरा में पूजा किए थे, उन्हीं के बारे में उल्लेख किया था। रेला देवी, जो कि रेला पूजा मनाया जाता है उन्हीं के नाम पर, और रेला पूजा मनाया जाता है हल्बा जनजाति, जो कि हल्बा जाति की महिलाओं के द्वारा इस जो पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जोगी बिठाना किस समुदाय से संबंधित परंपरा है? बात कर रहे हैं जोगी बिठाना की। इसमें खासकर जोगी बिठाना जो है मिर्गान समुदाय, जोगी बिठाना जो है कि मिर्गान समुदाय से संबंधित परंपरा है। जोगी बिठाना, जोगी बिठाना में, सॉरी यहाँ ध्यान देंगे, ये जो है हलबा, यहाँ पे आंसर होगा हलबा, जोगी बिठाना। इसी जोगी बिठाना के अंतर्गत आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो जो संबंधित परंपरा है हलबा जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मावली परघाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मावली परघाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मावली देवी का स्वागत करना। मावली देवी का स्वागत करने का अर्थ यह है, देखो परघाव का मतलब होता है देवी का, जो देवी या देवताओं को जो निमंत्रण देते हैं उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, आपके बस्तर साइड इसका जो कहा जाता है परघाव कहा जाता है। जनजाति को द्वारा क्या कहा जाता है? परघाव, यानी देवी देवताओं को निमंत्रण देने वाले रिवाज को क्या कहते हैं? परघाव कहते हैं। तो इसमें आपको जो है मावली देवी का स्वागत किया जाता है। किसके मावली देवी का स्वागत किया जाता है? मावली देवी यानी काकतीय वंश की इष्ट देवी, या फिर उनके जो कुल देवी कह सकते हैं मावली देवी, जो कि बस्तर दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है मावली देवी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रथ परिक्रमा में कितने पहियों वाले रथ का उपयोग होता है? बात कर रहे हैं रथ, जब आप रथ का निर्माण कर रहे हैं लकड़ी से, लोहा से, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जनजातियों का इसमें जो योगदान है, साथ ही साथ इसमें जब बात करते हैं खासकर जो 8 पहिए वाले रथ को खींचते हैं वो माड़िया जनजाति के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 8 पहिए का उपयोग किया जाता है इस रथ में। तो रथ परिक्रमा में कितने पहियों वाले रथों का उपयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 और 8 पहियों वाले, खासकर 8 पहियों को जो वाले रथ को है वो माड़िया जनजाति के द्वारा खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन, मावली देवी को कहां से लाया जाता है? तो बात कर रहे हैं मावली देवी को कहां से लाया जाता है? दंतेवाड़ा से लेके आया जाता है। और मावली देवी जो कि स्वागत करना, बस्तर के कदिया पर इष्ट देवी मावली माता के पालकी में बिठाकर बस्तर लाया जाता है, जो 4 माड़िया जाति के व्यक्तियों द्वारा कंधे से उठाकर लाया जाता है। ठीक है, तो ये दंतेवाड़ा से लाया जाता है। संविधान मंदिर की स्थापना कब की गई थी? संविधान मंदिर की स्थापना की गई थी 6 अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, देश का एकमात्र संविधान मंदिर किस स्थान पर है? बात कर रहे हैं देश का एकमात्र संविधान मंदिर, जब मैंने आपको बस्तर का पार्ट 2 पढ़ाया जिले में, उसमें खासकर भुरंगपाल जो कि मावली भाटा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे देश का एकमात्र संविधान मंदिर है और ये है भुरंगपाल में। और स्थानीय लोग इसे गुड़ी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? गुड़ी। ये पूछेगा आपसे कि देश के एकमात्र संविधान मंदिर को स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है गुड़ी। अगला क्वेश्चन, नारायणपाल मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए नारायणपाल मंदिर के ऊपर मैंने और इससे संबंधित जो इतिहास है, साथ ही साथ इस जिले के बारे में, ये कहाँ पर ये मंदिर स्थित है, मैंने पहले बहुत बार बताया है, जो कि इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है नारायणपाल मंदिर। और नारायणपाल मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है। और यह खासकर देखिए जो इनकी माता थी गुंड महादेवी, किसकी? सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर उनका जो भक्ति थी विष्णु जी के प्रति इतनी अच्छी थी कि उनके जो बेटे हैं पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम ने उनकी माता के लिए यह मंदिर बनवाया था। और ये खासकर इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है नारायणपाल मंदिर। और बस्तर जिले का एकमात्र विष्णु मंदिर है, आपको याद रखना है, बस्तर जिले का एकमात्र विष्णु मंदिर है। सोमेश्वर देव प्रथम की बात करें तो आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी माता का नाम पूछ सकता है, जो कि गुंड महादेवी इनकी माता का नाम आपसे ये पूछा जाएगा, गुंड महादेव गुंड। ठीक है, अगला इनकी जो पत्नी थी वो गंग महादेवी। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बस्तर जिले में भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? नारायणपाल। ठीक है, नारायणपाल का प्राचीन नाम नारायणपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय लोग संविधान मंदिर को किस नाम से जानते हैं? स्थानीय लोग जो कि एकमात्र संविधान मंदिर है बस्तर संभाग में या बस्तर जिले में, या फिर देश का एकमात्र संविधान मंदिर जो कि स्थानीय लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? गुड़ी कहते हैं।
देश का एकमात्र संविधान मंदिर जिसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1992 में, और खासकर इस संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए। अब इसका अगर आपने पहले भी लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने बताया कि इस संविधान की जो मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इन्होंने डाइकन स्टील प्लांट का विरोध किया था। किस कंपनी का? यहाँ जो बस्तर क्षेत्र में यहाँ पर डाइकन स्टील प्लांट खोला जा रहा था, परंतु आदिवासी जो कि यहाँ के ग्रामवासी थे, ये इनको पंचायत से मिले अधिकार या फिर कानून से मिले या संविधान से मिले अधिकार से भी अवगत हुए, और साथ ही साथ इस डाइकन स्टील प्लांट का विरोध किया, इस प्लांट को खोलने नहीं दिया गया। तब ऐसा माना जाता है कि तब इन्हें जो कि अपने संविधान से मिले अधिकारों से वे अवगत हुए थे, तो उसी के आधार पर यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जो कि बुरंगपाल मावली भाटा के अंतर्गत आता है। खासकर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं इस मंदिर पर। स्थानीय भाषा लोग इसे क्या कहते हैं? गुड़ी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने किस स्टील प्लांट का विरोध किया था? डाइकन स्टील प्लांट का विरोध किया था कि आप यहाँ पे अपना प्लांट नहीं खोल सकते। ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ बात कर रहे हैं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, और ये कहाँ पर स्थित है? जगदलपुर में। बस्तर दशहरा की कुल अवधि कितने दिनों की होती है? 75 दिनों की होती है, यानी 75 डेज का ये कुल अवधि होता है। अगला क्वेश्चन, श्री अमित मुखर्जी ने एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद कब संभाला? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, 6 मार्च 2025 को। आप जितना अच्छा रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होगी। अगला क्वेश्चन, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अमित मुखर्जी की नियुक्ति किसके आदेश पे हुई थी? देखिए, मैंने आपको बताया है एनएमडीसी के बारे में। भारत सरकार के पास इस कंपनी का कुल 60.79% अधिकार है, यानी स्टेक होल्डर भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास कितना अधिकार है? 60.79%। अगर किसी कंपनी का अधिकार किसी का ज़्यादा होता है तो उसके पास ज़्यादा पावर होते हैं कि वो वहाँ पे सबसे बड़े पद पे, यानी डायरेक्टर या हेड के पद पे किसे नियुक्त कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा ही क्या सीएमडी यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसी व्यक्ति को या फिर वहाँ पर आदेश के तहत उस पर नियुक्ति होती है। तो सीएमडी के पद पर अभी हाल में कौन है? अमित मुखर्जी जी, जो कि IRAS के 1996 बैच के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर। साथ ही साथ एनएमडीसी के सब्सिडरीज यानी बहुत सारी सहप्रबंधक कंपनी में ये क्या है? डायरेक्टर हैं, किसी में चेयरमैन है, परंतु खासकर एनएमडीसी की बात करें तो इनका जो पद है वो है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। बात करूं मैं अमित मुखर्जी जी की, तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी एनएमडीसी में 2018 में एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में, 2018 में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में इन्होंने एनएमडीसी ज्वाइन किया था। 2023 में इनका प्रमोशन होता है, 2023 में इनका प्रमोशन होता है एज ए एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी, यानी टेम्पररी पद, एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी के टेम्पररी पद पे इन्हें नियुक्त किया जाता है, यानी एडिशनल चार्ज। ठीक है, एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी के पद में इन्हें 2023 में नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ जब इनके कार्य को देखते हुए जो कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है, जो कि और अच्छा प्रोडक्शन होता है इस 2 वर्षों में, यानी 2025 तक, इन 2 वर्षों में इस कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। लगभग 45 मिलियन टन इनके मतलब कह सकते हैं, इनके जब ये अध्यक्ष बने, सह प्रबंधक निदेशक बने, इनके कार्यकाल में ऐसा बोल सकते हैं कि आप 2 साल के कार्यकाल में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, जिसमें 45 मिलियन का टर्नओवर रहा है ईयरली में। ठीक है, तो इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा 6 मार्च 2025 को सीएमडी के पद पर इन्हें नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के पास इस एनएमडीसी का कुल अधिकार है 60.79% अधिकार है। अगला क्वेश्चन, एनएमडीसी ने अमित मुखर्जी नेतृत्व में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना लौह अयस्क उत्पादन किया? बात कर रहे हैं आयरन ओर आउटपुट ऑफ एनएमडीसी इन फाइनेंशियल ईयर 2024, तो कितना है? 45 मिलियन टन। What percentage of NMDC is owned by the government of India? 60.79%। NMDC का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार के पास है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो कि है 60.79% अधिकार भारत के पास है। In which year was NMDC founded? NMDC founded in 1958। बात कर रहे हैं NMDC स्थापना की कब? 1958। इसके 10 वर्ष पश्चात किरंदुल BIOM किरंदुल में इसकी पहली यूनिट खोली जाती है
बैलेडीला आयरन ओर माइंस जो कि किरंदुल में स्थापित है, और इसका जो उद्घाटन स्टैब्लिश्ड इन 1968, इसकी स्थापना कब हुई थी किरंदुल आयरन ओर की? 1968। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं एनएमडीसी के स्थापना दिवस की, जो कि आंसर होगा 1958। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किरंदुल जो कि बीआईओएम किरंदुल, खासकर मैं बात कर रहा हूँ बीआईओएम किरंदुल, जो कि आयरन यहाँ का प्रोडक्शन होता है, और हेमेटाइट, आप किस प्रकार का हेमेटाइट, तो याद रखना है जो इसका जो क्वालिटी होता है हेमेटाइट, इसके जो कैटेगरी होते हैं आयरन, टाइप्स ऑफ आयरन ओर की बात करूँ तो हेमेटाइट यहाँ से जो है कि प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ 1968 में डिपॉजिट नंबर पूछेगा आपसे, जो कि 14 डिपॉजिट नंबर सबसे ओल्डेस्ट है, यानी पहला भी यही है और ओल्डेस्ट भी यही है, डिपॉजिट नंबर 14। विच इज द ओल्डेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ एनएमडीसी? अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, डिपॉजिट 14 इज द ओल्डेस्ट, यानी किरंदुल कॉम्प्लेक्स में एनएमडीसी की सबसे पुरानी खनन परियोजना कौन सी है? डिपॉजिट 14 है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द डिपॉजिट 14 प्रोजेक्ट कमीशन? देखिए डिपॉजिट 14 बात सही है, ये तो किरंदुल में खुला, यानी बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना होती है, किसकी? एनएमडीसी की। और यहाँ बीआईओएम किरंदुल में पहली जो प्रोजेक्ट चालू की थी 1968 में, और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या था? डिपॉजिट 14। अगला क्वेश्चन, इन 2014 एनएमडीसी वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट पीएसयू फॉर सीएसआर इन माइनिंग एंड मिनरल्स एट विच इवेंट? बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी खनन और खनिजों में सीएसआर के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएसयू का सम्मान किस कार्यक्रम में मिला था? देखिए एनएमडीसी के द्वारा उसके लोकल क्षेत्र, यानी एपीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एक्ट, एक खनन करती है, यानी एक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, तो इसका उत्तरदायित्व बनता है कि आसपास के क्षेत्रों को, यानी क्षेत्रों पे काम किया जाए, वहाँ स्कूल कॉलेज या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल, जो सेवाएं हैं लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि उन्हीं के ही मतलब उनके क्षेत्र में ही इस कंपनी के थ्रू बहुत बड़ा जो कि प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो इनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आसपास के क्षेत्रों को अच्छे से डेवलप किया जाए। तो इस डेवलप का कार्य करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एनएमडीसी ने हॉस्पिटल्स बनाए, रोड बनाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साथ ही साथ आपको स्कूल हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटल तथा स्कूल जिम्नेशियम जो कि जिम वहाँ के एनएमडीसी के द्वारा खोला गया, तो बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं एनवायरनमेंट के प्रति, कॉर्पोरेट यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप कह सकते हैं। तो ये जो अवार्ड है खासकर ग्लोबल सीएसआर एक्सेलेंट एंड लीडरशिप अवार्ड, इसकी बात कर रहे हैं, इन जो एनएमडीसी के द्वारा मिला है। बेस्ट पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में एनएमडीसी को नवाजा गया, किसके द्वारा? ग्लोबल सीएसआर एक्सेलेंट एंड लीडरशिप अवार्ड ने एनएमडीसी को 2024 में सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड? हम बात कर रहे हैं बीआरपीएल। देखिए बीआरपीएल जो है 4 कंपनियों से मिलकर बना है, एनएमडीसी, सेल, इरकॉन और सीएमडीसी। देखिए एनएमडीसी, ये चारों कंपनी ने मिलकर बीआरपीएल लाइन चालू किया, जो कि कुल इसकी लंबाई है 140 किलोमीटर, और ये स्टार्ट होता है राव घाट से जगदलपुर जो कि लाइन है, इसको चालू किया जा रहा है रेलवे लाइन, ताकि प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो राव घाट से जगदलपुर तक। अब ये बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया गया था 2016 में शुरू किया गया था, और सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर है किसके पास? एनएमडीसी के पास 52%, 52%। इस प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक्स किसके पास सबसे ज़्यादा है? एनएमडीसी के पास ज़्यादा है। उसके बाद इरकॉन, फिर सेल, फिर सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेल और इरकॉन जो कि खासकर ट्रांसपोर्टेशन लाइन पे काम करती है। इंटरनेशनल रेलवे ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है लिमिटेड, ये है इरकॉन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा जो है बस्तर जो लेन लाइन है, इन 4 कंपनी की यूनिट है जो बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड को शुरुआत की है इन्होंने 2016 में, और कुल 140 किलोमीटर की लंबाई पर यह काम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द न्यू रेल लाइन बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरपीएल? बीआरपीएल द्वारा बनाई जा रही नई रेलवे लाइन की कुल लंबाई बात कर रहे हैं तो ये होगा 140 किलोमीटर। ठीक है, बीआरपीएल में एनएमडीसी की बहुमत हिस्सेदारी कितनी है? बात कर रहे हैं मेजॉरिटी स्टेक एनएमडीसी का। इन बीआरपीएल में एनएमडीसी का सबसे ज़्यादा है, कितना है? 52%। 52% स्टेक होल्डर है बीआरपीएल का। कौन? एनएमडीसी। एनएमडीसी के पास अधिकार है 52% का बीआरपीएल का। ठीक है, तो एनएमडीसी यहाँ पे कितना अपना अधिकार जमा रहा है? 52%। किसके ऊपर? बीआरपीएल कंपनी के ऊपर। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजॉरिटी स्टेक हेल्ड बाय? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन होल्ड द सेकंड हाईएस्ट शेयर इन बीआरपीएल? तो बात करते हैं इरकॉन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इरकॉन होल्ड्स 26%, सेकंड टू एनएमडीसी।
ठीक है, इरकॉन का फुल फॉर्म बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेशन ऑफ बीआरपीएल। बीआरपीएल का जो मुख्यालय है खासकर रायपुर में है। हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द बीआरपीएल। बीआरपीएल में कुल 4 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी। अगला क्वेश्चन, जगदलपुर में जोनल मानव विज्ञान संग्रहालय, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री किस जिले में लगाई जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली रिसाइकलिंग फैक्ट्री खासकर बस्तर जिले, बस्तर संभाग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एनएमडीसी का एक प्लांट है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बस्तर का जो क्षेत्र है, और इसका जो प्लांट है बस्तर में लगाया जा रहा है, पहली रिसाइकलिंग फैक्ट्री। अब रिसाइकलिंग फैक्ट्री लगाने से क्या फ़ायदा है, देखिए आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको एक रोजगार मिलेगा, लगभग 300 व्यक्तियों को, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यह जो प्लांट है, हम रिसाइकलिंग फैक्ट्री प्लांट की बात कर रहे हैं, ये खासकर बस्तर जिले में किस जगह पे, यानी कोई क्षेत्र होगा, कोई लोकेशन होगा। यहाँ पे जो है कि बाबू सेमरा, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, प्लांट बस्तर के किस गांव में लगाया जा रहा है। बाबू सेमरा में यह गांव जो कि ये प्लांट लगाया जा रहा है। कौन सा प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री कौन से गांव में लगाया जा रहा है, अगर डीप में पूछे तो बाबू सेमरा जो कि बस्तर जिला के अंतर्गत आता है, और वहीं पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जगदलपुर का प्राचीन नाम क्या है, अगर आपसे पूछे तो प्राचीन नाम है जगदूगुड़ा। मैंने आपको कहानी में बताया है पहले भी, जो कि जगदू महारा एक व्यक्ति थे, उनसे दलपत देव ने यह ज़मीन खरीदा, और दलपत देव जो है कि इसको अच्छे से बसाया, और दलपत देव ने, जो कि दलपत झील भी उन्हीं ने बना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत झील को माना जाता है। तो जगदलपुर का जो प्राचीन नाम है जगदूगुड़ा, और जगदूगुड़ा को किसने खरीदा था, इस क्षेत्र को खरीदा था दलपत देव ने। किससे खरीदा था, जगदू महारा से। ये जो जगदू महारा से वहाँ के ज़मीन को खरीदा था दलपत देव ने। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात की किस नदी पर स्थित है। बात कर रहे हैं जलप्रपात की, इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। ये इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा से होते हुए बस्तर जिले में प्रवेश करती है। आपसे पूछेगा इंद्रावती नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है बस्तर जिले से प्रवेश करती है। साथ ही साथ इसका जो है इसी के नदी के तट पर क्या है, चित्रकूट जलप्रपात। साथ ही साथ इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर आपने अपने क्वेश्चन पढ़ा, नारायणपाल मंदिर जो कि विष्णु देव को समर्पित है ना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ इंद्रावती जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और यह गोदावरी में जाके इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी का। तो ये था अब तक का बेसिक डिटेल। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल मैं आपको बता चुका हूँ, उड़ीसा कालाहांडी से इसका जो उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए, सहायक नदी आपसे अगर पूछता है डीप में जाके, तो कोटरी नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम करें, अगर बात करें, प्राचीन नाम है मंदाकिनी, या फिर इंद्र के नाम से जाना जाता है इंद्रावती नदी को। बस्तर के नारायणपाल में स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। मैं आपको बता चुका हूं, इसका निर्माण कराया गया था सोमेश्वर देव प्रथम, जो कि गुंड महादेवी के अनुरोध पर। ठीक है, गुंड महादेवी। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश करती है, बस्तर जिले से यह प्रवेश करती है। इंद्रावती नदी को बस्तर की किस उपाधि से जाना जाता है। देखिए, इंद्रावती नदी को जीवन दायिनी के रूप में जानता है, जीवन रेखा के रूप में, या फिर जीवन दायिनी के रूप में, या फिर इसे कहते हैं कि इंद्रावती नदी को उपाधि दी गई, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि खासकर बस्तर संभाग, जो बस्तर की जो उस जगह पे है, इंद्रावती नदी का जो है बहाव सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर है, सोमेश्वर देव प्रथम जगदलपुर मंदिर कोई वास्तव नहीं है। सोमेश्वर देव में प्रथम ने बनवाया था, परंतु नारायणपाल विष्णु मंदिर बनवाया था। गुंड महादेवी के अनुरोध पर विष्णु देव जो विष्णु मंदिर का बात की जाती है, ना कि शिव मंदिर निर्माण की, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सोमेश्वर देव प्रथम, नारायणपाल विष्णु मंदिर सही। तो सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या बनवाया था, नारायणपाल विष्णु मंदिर बनाया था। और जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था सोमेश्वर देव प्रथम ने, परंतु अपनी रानी गंगा महादेवी के अनुरोध पर, और ये 2 शिवलिंग जो कि 32 मंदिर के अंदर आपको पढ़ने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूजन है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने ऐसा क्या किया था। जब मैं बात करता हूँ सोमेश्वर देव प्रथम की, देखिए सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में आपको ये चीज़ जानना होगा, इन्होंने 2 मंदिर के निर्माण करवाए थे। पहला नारायणपाल जो कि विष्णु मंदिर है नारायणपाल में, दूसरा 32 मंदिर जो कि शिव मंदिर है। ठीक है, इसी शिव मंदिर को कहा जाता है
जुड़वा मंदिर, यानी 2 शिवलिंग है, साथ ही साथ इसी शिव मंदिर में 32 जो खंभों पर टिका हुआ यह शिव मंदिर। सोमेश्वर देव ने इन दोनों मंदिरों का निर्माण कराया, एक तो अपनी रानी के लिए गंगा महादेवी, पहला जो है गुंड माता हमेशा पहली होती हैं, तो गुंड महादेवी के अनुरोध पर विष्णु मंदिर, उसके बाद गंगा महादेवी के अनुरोध पर शिव मंदिर, आप ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। उनकी माता गुंड महादेवी के भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति को देखते हुए निर्मित करवाया था। तो नारायणपाल विष्णु मंदिर किसके नाम पर? गुंड महादेवी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव की जो जुड़वा मंदिर किस जिले में स्थित है? बात कर रहे हैं जुड़वा मंदिर जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, भगवान शिव का जुड़वा मंदिर। और ये कहाँ पर है, किस क्षेत्र में पूछे तो आपसे याद रखना है बारसूर में, जिसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सुमेश सर। ये धवलपत नहीं है, याद रखेंगे, ये दलपत देव। मैं खासकर बात कर रहा हूँ दलपत देव का, दलपत देव, इंग्लिश में देखेंगे दलपत देव, ठीक है। दलपत देव के शासनकाल में किसने बस्तर पर आक्रमण किया था? नीलू पंडित, जो कि भोसला प्रदेश के प्रथम शासक जिसने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जो कि है नीलू पंडित। और किसके शासनकाल में? दलपत देव। इन्हीं दलपत देव के शासनकाल में जो आदिवासियों का बहुत शोषण हुआ था, इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दलपत सागर झील का पुराना नाम क्या है? दलपत सागर झील का पुराना नाम है भोपाल ताल। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है दलपत सागर, याद रखेंगे, दलपत देव के द्वारा बसाया गया। अगला क्वेश्चन, श्री राम ने भूदेवी की पूजा कहाँ की थी? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हमारे पुराने जीके में, परंतु मैं यहाँ पे इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपका एक रिवीजन बना रहे। श्री राम ने भूदेवी की पूजा कहाँ की थी? रामाराम में की थी। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2260। बात कर रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ राम वन गमन पथ। अगर मैं बात करूं श्री राम की बनास नदी से होते हुए कोरिया जिले में एंट्री की इन्होंने, साथ ही साथ कोरबा, जांजगीर चांपा, ऐसे रायपुर, दुर्ग ऐसे होते हुए, और इस कोंडागांव बस्तर से सुकमा होते हुए इस क्षेत्र, इनका जो 14 वर्ष इनका जो वनवास था, कुल 10 वर्ष इन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए थे श्री राम जी ने। और श्री राम जी के द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी कहाँ पर? सुकमा जिले के अंतर्गत आता है रामाराम, याद रखेंगे, सुकमा जिले जो कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणम जिला है, और यहाँ पे जो दक्षिण तहसील है वो है कोंटा, और इस सुकमा जिले के अंतर्गत आता है रामाराम, जहाँ पे श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। राम का ननिहाल कहाँ माना जाता है? देखिए, राम के ननिहाल की बात की जा रही है, खासकर ये ननिहाल चंद्रखुरी रायपुर में माना जाता है, और इसी चंद्रखुरी रायपुर में आपको माता कौशल्या का मंदिर देखने को मिलता है। ननिहाल का अर्थ है राम जी के नाना का घर की बात करे जा रहे हैं, जो कि चंद्रखुरी रायपुर में है। राम वनगमन पथ योजना की शुभारंभ कब हुई थी? ये हुई थी 22 नवंबर 2019 को इसकी शुभारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए, चेरापूंजी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी नहीं है, और आपको थोड़ा सा ये बहुत यूनिक नाम है। अब इसकी विशेषता यह है कि जो कि नारायणपुर जो अबुझमाड़ वाला क्षेत्र होता है इस तरफ का, इस अबुझमाड़ वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए इस छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अबुझमाड़ वाले क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात, जिसका ज्ञान न हो, ठीक है, अबुझ जिसका ज्ञान न हो इस क्षेत्र को, तो इसलिए कहा जाता है इसे अबुझमाड़। अगला क्वेश्चन, भाटागोड़ा बस्तर से किस तीर्थंकर से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? शांतिनाथ, जो कि 16वें तीर्थंकर हैं, इनका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैन तीर्थंकरों की आराधना स्थल क्या कहलाता है? जैन तीर्थंकरों की आराधना स्थल कहलाता है तीर्था जगदलपुर। अगला क्वेश्चन, बत्तीसा मंदिर किस देवता को समर्पित है? बात कर रहे हैं बत्तीसा मंदिर, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बता चुका हूँ, जो कि जुड़वा मंदिर या शिवलिंग, 2 शिवलिंग की बात की जाती है बत्तीसा मंदिर में शिव जी की, और खासकर गंगा महादेवी के अनुरोध पर। गंगा महादेवी कौन है? सोमेश्वर देव प्रथम की रानी है। किसकी रानी? यह रानी है सोमेश्वर देव प्रथम की, सोमेश्वर देव प्रथम की रानी। अगला क्वेश्चन, बत्तीसा मंदिर के 2 गर्भगृहों में क्या स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसके लिए किया गया था? गंगा महादेवी के अनुरोध पर या फिर गंगा महादेवी के लिए करवाया गया था बत्तीसा मंदिर। इसी बत्तीसा मंदिर में क्या है? 2 शिवलिंग है, जिन्हें जुड़वा मंदिर कहा जाता है, जुड़वा
मंदिर कहा जाता है, 2 शिवलिंग है, 32 खंभों पर टिका है यह 32वां मंदिर, इसलिए कहा जाता है इसे 32वां मंदिर, 32 खंभों पर टिका हुआ मंदिर, इसलिए इसे कहा गया है 32वां मंदिर। इस मंदिर में कौन से भगवान विराजमान हैं? हमारे शिव जी, ठीक है, शिवलिंग। 32वां मंदिर जो कि स्थान बारसूर दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत शासनकाल सोमेश्वर देव प्रथम के समय में बनवाया गया। इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंगा महादेवी के लिए कराया गया था। 32 खंभों पर टिका हुआ है यह मंदिर। इनके शासनकाल को बस्तर का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे पूछेगा किस शासक के काल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है? याद रखेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम के काल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। बारसूर का 32वां मंदिर किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन रिपीट और बार बार आंसर रिपीट हो रहा है, सोमेश्वर देव प्रथम। आपको इस पीपीटी के माध्यम से याद हो जाना चाहिए इस सेशन में इनके नामों को, इतनी बार ये क्वेश्चन और आंसर रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, वेदों में बस्तर को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, आर्यंस का एंट्री यहाँ से सिर्फ यहीं ऊपर वाले क्षेत्र में हुआ था, ना कि मध्य छत्तीसगढ़, ना कि दक्षिण छत्तीसगढ़। यहाँ कहीं पे भी आर्यंस का एंट्री नहीं हुआ था, यानी आर्यंस का आक्रमण मध्य भारत और दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, परंतु उत्तर भारत में आर्यंस का आक्रमण हो चुका था। तो वेदों की जब बात करते हैं, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ उत्तर वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, परंतु जब मैं बात करता हूँ ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, वैदिक काल हो गया आपका, उसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। देखिए, इन दो में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जो आर्यंस है इनका जो दक्कन क्षेत्र पर आक्रमण हो चुका था। तो आपने अगर यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य प्राप्त देखने को नहीं मिलते, परंतु उत्तर वैदिक काल में खासकर यहाँ पे इनका एंट्री हो चुका था। तो इसी काल में ही हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से। अगली बात करते हैं, दक्षिण दिक् शब्द से किस प्रदेश का बोध होता है? हम दक्षिण दिक् प्रदेश से बोध होता है दक्कन प्रदेश का। इस जो यहाँ पे जो दक्कन प्रदेश है, इस क्षेत्र का बोध होता है। पाणिनि की अष्टाध्याय में पहली बार किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की बात की जाए तो आचार्य पाणिनि की, जो कि संस्कृत भाषा के जनक, साथ ही साथ 8 अध्याय वाली किताब, यानी 8 अध्याय वाली किताब महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 8 अध्याय। रामायणकालीन ग्रंथों के अनुसार छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? रामायणकालीन के अनुसार छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब भी बात करता हूँ मैं रामायणकालीन की, तो राजा दशरथ का नाम बहुत ही हमें सुनने को मिलता है। राजा दशरथ का जब राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय राजा जो कोसल प्रदेश, खासकर कोसल प्रदेश के राजा भानुमंत उनकी पुत्री भानुमति को भी राज्याभिषेक, ये भानुमंत राजा हो गए, उनकी पुत्री होगी भानुमति। अब यह दोनों राज्याभिषेक में जाते हैं, किसके? राजा दशरथ के राज्याभिषेक में जाते हैं। उसी दौरान राजा दशरथ का जो है, इनके प्यार में मुग्ध होते हैं, यानी इनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और इनसे विवाह करते हैं। किससे? जो भानुमंत की पुत्री भानुमति, यही है वो भानुमति जिनका विवाह होता है राजा दशरथ से। और राजा भानुमंत के कोई भी पुत्र नहीं थे, है ना। तो इन्हें इस क्षेत्र जो राजदुहिता का दर्जा मिला था, यानी राजा की पुत्री, अरे यार एक सेकंड, ये राजदुहिता का अर्थ होता है राजदुहिता का अर्थ होता है राजा की पुत्री। राजदुहिता होने के कारण भानुमति को एक उपाधि दी जाती है, कौशल्या के नाम से जाना जाता है। कौशल्या के नाम से जाना जाता है किन्हें? भानुमति को। और भानुमति किसकी पुत्री थी? भानुमंत की थी। और भानुमंत की पुत्री का विवाह किससे होता है? राजा दशरथ से होता है। तो कौशल्या आपको विशेषकर जब रायपुर, आपके जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, अटल नगर, रायपुर में आप जब भी देखेंगे चंद्रखुरी रायपुर, तो माता कौशल्या का मंदिर है चंद्रखुरी रायपुर। और श्री राम जी का जो ननिहाल है वो भी चंद्रखुरी रायपुर में। साथ ही साथ आपको चंपारण में भी देखने को मिलता है। माता कौशल्या का मंदिर आपसे एग्जाम में पूछेगा। माता कौशल्या का अगर नाम पूछे, एक और नाम पूछे, तो क्या उनका एक और नाम? भानुमति। भानुमति किसकी पुत्री थी? राजा भानुमंत की थी।
और भानुमति का जो विवाह किससे होता है, राजा दशरथ से होता है। तो ये छोटी सी कहानी थी, अगर आपने मेरा पहले का लेक्चर सुना होगा तो वहाँ से और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य का नाम किसके नाम पर पड़ा, दंडक के नाम पर। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा, आपको याद रखना है। माता कौशल्या का मंदिर किस स्थान पर स्थित है, माता कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी, रायपुर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया माता कौशल्या, अगर माता कौशल्या का एक और नाम अगर एग्जाम में पूछ देता है घुमा के तो भानुमति, जो कि भानुमति जो कि भानुमत, राजा भानुमंत की पुत्री, और इनके जो पति हैं वो कौन है, राजा श्री राजा दशरथ। अगला क्वेश्चन, रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या मानी जाती है, रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा मानी जाती है कोसली। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास से संबंधित अब तक के प्रश्न। मैं अगले सेशन में आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेके आऊँगा, और ये था आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और नए टॉपिक पे मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ दंतेवाड़ा जिला को मैं कवर कराने जा रहा हूँ अगले सेशन में। ध्यान देंगे, अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई करें, मैं आपके लिए वापस उस चीज़ों को रिपीट और फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, शायद किसी को वो समझ में आए और किसी का क्वेश्चंस बन जाए, और जितना हो सके लोगों से इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू।